हेलो स्टूडेंट्स, टेक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और देखेंगे नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और उसका कैसे कंडक्शन होता है, यानी कि उसका कैसे ट्रांसमिशन होता है। नर्वस सिस्टम कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंजेस अकर इन आर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उन सभी चेंजेस को डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं हम सब? नर्वस सिस्टम की वजह से। दूसरा हम लोग देखते हैं इट इनेबल अस टू रिमेंबर, टू थिंक, टू रीजन आउट, टू एनालाइज। तो किसी भी चीज़ को याद रखना, किसी भी चीज़ के बारे में सोच पाना, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, उसके रीज़न को जानना, ये भी किसकी मदद से कर पाते हैं? नर्वस सिस्टम की मदद से कर पाते हैं। It controls and coordinate all voluntary एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में होने वाली जितने भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं उसे भी कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस रिसेप्टर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स। हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस रिसेप्टर्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और लार्ज नंबर में नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होता है। ऑल दीज आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये सारे स्ट्रक्चर, चाहे ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, सेंस रिसेप्टर्स हो या लार्ज नंबर में नर्व फाइबर्स हो, ये अल्टीमेटली किससे बने होते हैं? नर्व सेल से बने होते हैं, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो इट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, second is dendrite, and the third one is axon. Neuron is the longest cell of our body which may vary from few millimeter to 1 meter. तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले सेल बॉडी। सो दिस पार्ट इज सेल बॉडी, ऑल्सो नोन एज साइटॉन। तो ये सेल बॉडी या साइटॉन कहलाता है और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग नीसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन अ लार्ज न्यूक्लियस। द सेकेंड पार्ट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट बिल्कुल ट्री के ब्रांच के जैसा दिखाई देता है। सो दिस पार्ट इज डेंड्राइट एंड द लास्ट पार्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक लंबी से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जो कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है एंड इट एंड्स विथ नर्व एंडिंग, और ये नर्व एंडिंग में एंड हो जाता है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्स। तो द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। ज़रूरी नहीं है एक न्यूरॉन के एंड में हमेशा न्यूरॉन ही हो। फाइनली आप देखेंगे न्यूरॉन के एंड में, यानी कि नर्व एंडिंग के नेक्स्ट पार्ट में मसल्स भी हो सकता है या कोई ग्लैंड्स भी हो सकता है। तो उस जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शंस भी कह सकते हैं। मगर यहाँ हमें ध्यान रखना है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को कहेंगे साइनैप्स। न्यूरॉन और मसल के जंक्शन को कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और ग्लैंड के जंक्शन को कहेंगे न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। ओके, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। मगर उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे नर्वस एक्टिविटी के। सबसे पहला टर्म है स्टिमुलस। Stimulus is an agent or a sudden change of the external or internal environment that results in a change in an organism or any of its body part. Stimulus वो एजेंट है या सडन अचानक से होने वाला चेंज है जो हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में होता है और इसकी वजह से ही ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आते हैं या उसके किसी बॉडी पार्ट्स में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलस के जैसा काम करता है जो हमारे सारे सेल के शरीर में वर्क करेगा और उसमें चेंजेस लाएगा, यानी कि ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन इज एन स्टिमुलस। ग्रोथ हार्मोन एक स्टिमुलस है और उसकी वजह से आप देख रहे हो ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स ग्रोथ हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी स्टिमुलस की वजह से क्या हो सकता है, या अचानक से चेंज होने की वजह से ऑर्गेनिज्म या उसके किसी बॉडी पार्ट्स में चेंज आ सकता है।
For example, while touching the hot iron or a hot cup, we suddenly withdraw our hand. तो जैसे किसी हॉट चीज़ को हम लोग टच करते हैं, चाहे हॉट कप हो या फिर हॉट आयरन हो, अचानक से अपना हाथ क्या कर देते हैं, उस पोजीशन से हटा देते हैं, तुरंत चेंज ले आते हैं अपने इस बॉडी पार्ट में। तो हॉट आयरन या हॉट कप क्या है? स्टिमुलस है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे स्टिमुलस एक एजेंट या सडन चेंज है जो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में होता है और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आता है या उसके किसी बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आता है। द सेकेंड टर्म इज रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या होता है? सो रेस्पॉन्स इज द चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग ड्यू टू स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की वजह से जो चेंज ऑर्गेनिज्म में आया वही तो रेस्पॉन्स है। यानी कि जो भी चेंजेस स्टिमुलस की वजह से ऑर्गेनिज्म में या उसके बॉडी पार्ट्स में आता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। हॉट आयरन को छूना और हाथ हटाना, ये जो हॉट आयरन हमने टच किया, ये हॉट आयरन था स्टिमुलस और उसकी वजह से हमने अपना हाथ हटाया, ये हमारा था रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस की वजह से जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। नाउ द थर्ड टर्म इज इम्पल्स। It is a wave of electrical disturbance that sweeps over the nerve cell. Impulse एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस का तरंग है जो नर्व सेल के ऊपर स्वीप करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इम्पल्स इज नथिंग बट जस्ट द वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस. It is generated on receiving the stimulus by nerve cell called receptors. तो हमेशा याद रखिए इम्पल्स तभी जनरेट होता है जब किसी स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है। स्टिमुलस कैसे रिसीव करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल नर्व सेल्स जिसे कहते हैं रिसेप्टर। तो चूंकि जैसे स्टिमुलस रिसीव किया जाएगा उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स होगा। रेस्पॉन्स कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ इम्पल्स। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स इन दोनों के बीच में क्या आता है? इम्पल्स। स्टिमुलस को रिसीव करते ही इम्पल्स जनरेट होता है, तभी आप क्या कर पाते हैं? रेस्पॉन्स कर पाते हैं। तो स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर्स। कई तरह के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैकेनो रिसेप्टर्स जो टच के लिए या फिर स्किन में हमारे प्रेशर के लिए या किसी भी तरह के मैकेनिकल चेंज के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो टच को या प्रेशर ऑफ द स्किन या मैकेनिकल चेंज को ये डिटेक्ट कर पाता है। कीमो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट ऑफ द टंग जिसे हम लोग गस्टो रिसेप्टर्स कहते हैं, या स्मेल ऑफ द नोज जिसे हम लोग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। दिस ऑल ड्यू टू केमिकल इन्फ्लुएंस। तो जो फूड हम लोग खाते हैं उस फूड का केमिकल नेचर कैसा है या जो स्मेल आ रहा है उसका केमिकल नेचर कैसा है, ये हम लोग कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द कीमो रिसेप्टर्स। तो जैसे हमारे टंग में गस्टो रिसेप्टर प्रेजेंट है जो हमें टेस्ट बताता है फूड का। हमारे नोज़ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं जो हमें स्मेल बताता है कि किस चीज़ का स्मेल आ रहा है। ठीक वैसा ही हमारे आईज में प्रेजेंट हैं फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स इन दी स्किन, स्किन में हीट और कोल्ड को रिसेप्ट करने वाला रिसेप्टर्स है ना, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑडियो रिसेप्टर्स जो साउंड को रिसीव करे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही कोई स्टिमुलस रिसीव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स, एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ हो जाता है और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही इम्पल्स जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक न्यूरॉन है। जब कोई भी स्टिमुलस नहीं मिलता है तो ये नॉर्मल स्टेज में रहता है जिसे हम लोग रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं या पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिमुलस आवर नर्व सेल्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट और इन अ रेस्टिंग स्टेज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? डेंड्राइट से लेकर नर्व एंडिंग तक, इसे हम लोग सिंपली ऐसा समझ रहे हैं। क्या देखा हम लोगों ने कि ये रेस्टिंग रीजन है, कोई भी स्टिमुलस नहीं है, तो ये पोलराइज्ड स्टेट में है। पोलराइज्ड स्टेट कहने का क्या मतलब होता है? तो हमेशा याद रखिए कि
बाहर मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव साइन होगा और अंदर की ओर नेगेटिव साइन होगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट और रेस्टिंग स्टेट व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस। तो जब कोई भी स्टिमुलस नहीं हो तो सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द मोर सोडियम आयन आउटसाइड एंड लेस सोडियम आयन इनसाइड। तो बाहर की ओर सोडियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से बाहर का मेम्ब्रेन का चार्ज पॉजिटिव होता है और अंदर के मेम्ब्रेन का चार्ज नेगेटिव होता है। नाउ अब जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, हॉट आयरन को हमने टच किया, सबसे पहले इसे किसने रिसीव किया? तो चूंकि टेम्परेचर चेंज है तो थर्मो रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन में प्रेजेंट है ये क्या करेगा? इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा और रिसीव करके क्या जनरेट करेगा? इम्पल्स जनरेट करेगा। इम्पल्स जनरेट करना मतलब क्या होता है? तो इम्पल्स जनरेट करना मतलब पोलैरिटी रिवर्स कर देना, यानी कि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? एक्साइटेड रीजन और डीपोलराइज्ड स्टेट। तो इम्पल्स जनरेट होना मतलब पोलैरिटी में चेंज हो जाना। तो नर्व्स के आप देखेंगे न्यूरॉन्स के पोलैरिटी में यहाँ चेंज हो जाता है। बाहर पॉजिटिव होना चाहिए था मगर यहाँ नेगेटिव हो जाता है और अंदर की ओर पॉजिटिव साइन आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट पर जहाँ स्टिमुलस रिसीव किया गया उस पॉइंट पर सोडियम आयन बाहर से अंदर की ओर आ जाता है, तो ये चेंज हुआ एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट। नाउ ये जो पोलैरिटी में चेंज आया, दिस बिकम स्टिमुलस फॉर द नेक्स्ट रीजन, नेक्स्ट नेबरिंग रीजन। तो इसके बगल वाले रीजन के लिए ये कैसा होगा? स्टिमुलस के जैसा काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गई है। और उसका बगल वाला रीजन क्या करेगा? सोडियम आयन को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा टू द आउटसाइड। तो सोडियम आयन को ये जबरदस्ती बाहर की ओर भेजेगा ताकि इसकी पोलैरिटी क्या हो जाए? वापस से नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जो इसके नेबर के रीजन रेस्टिंग रीजन में थे उसने सोडियम आयन को एक्टिवली बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट किया बाय सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना। इससे इन्होंने जबरदस्ती क्या किया? सोडियम को बाहर भेजा ताकि ये नेगेटिव चार्ज वापस से क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। मगर ये जैसे ही डीपोलराइज्ड वापस से अपने पॉजिटिव चार्ज में आता है, वापस से अपने चार्जेस को गेन करता है यानी रीपोलराइज्ड होता है, व्हाट विल हैपन? जो इसका नेबरिंग रीजन जहां से सोडियम एक्टिवली बाहर गया वो रीजन अब क्या हो जाता है? डीपोलराइज्ड या एक्साइटेड। नाउ दिस बिकम न्यू स्टिमुलस फॉर द नेक्स्ट नेबरिंग रीजन। अब यहाँ भी क्या होगा? ये इसको क्या करना चाहेगा? वापस से रीपोलराइज्ड करना चाहेगा। ये खुद तो है रेस्टिंग रीजन में यानी पोलराइज्ड रीजन में, मगर इसके बगल का रीजन हो गया है डीपोलराइज्ड। तो ये इसके लिए स्टिमुलस के जैसा काम करेगा। वापस से ये सोडियम आयन को बाहर की ओर एक्टिवली पंप करेगा और वापस से इसको रीपोलराइज्ड करेगा। ये रीपोलराइज्ड होगा तो फिर से ये क्या होगा? डीपोलराइज्ड। एंड इसी तरीके से जो नर्व इंपल्स है वो पहले जनरेट होगा और जनरेट होकर आगे की ओर इसका कंडक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा। तो हमेशा याद रखें कि रिसेप्टर से इंपल्स रिसीव किया जाता है और डेंड्राइट्स में यानी कि जो टिप है डेंड्राइट्स के, यहाँ ये केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होता है यानी कि आपने देखा पोलैरिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। सोडियम आयन जो बाहर की ओर ज़्यादा प्रेजेंट था वो अंदर की ओर आ जाता है जिसकी वजह से पोलैरिटी चेंज हो जाती है और इम्पल्स जनरेट हो जाता है। ये इम्पल्स डेंड्राइट के टिप में पहले जनरेट हुआ। अब ये डेंड्राइट से किधर ट्रैवल करेगा? सेल बॉडी की ओर। सेल बॉडी से किधर ट्रैवल करेगा? एक्सॉन की ओर और एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग की ओर। जैसे ये नर्व एंड की ओर पहुंचेगा इट विल स्टार्ट टू रिलीज सम केमिकल्स इन द गैप दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। तो ये साइनैप्स में एक केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर को नेक्स्ट न्यूरॉन्स क्या करेंगे? अपने डेंड्राइट्स की मदद से रिसीव करेंगे और एक नया इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में फिर
नया इम्पल्स जनरेट होगा। और ठीक इसी तरीके से पोलैरिटी, सबसे पहले जब कोई इम्पल्स नहीं रहता तो बाहर की ओर पॉजिटिव, अंदर की ओर नेगेटिव, बिकॉज बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। जैसे कोई स्टिमुलस आएगा, पोलैरिटी विल चेंज, बिकॉज इन दैट रीजन सोडियम आयन बिकम मोर परमिएबल। सोडियम आयन तेजी से अंदर की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और ये एक्साइटेड रीजन हो जाता है जहां स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, और इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड द डीपोलराइज्ड रीजन। एंड देन व्हाट विल हैपन, दिस बिकम स्टिमुलस फॉर द नेक्स्ट नेबरिंग रीजन, एंड यहाँ से सोडियम आयन को क्या किया जाता है, एक्टिवली पंप किया जाता है टुवर्ड्स आउटसाइड to make this region repolarized, but what will happen, this region become depolarized. Again this will become stimulus for the next neighboring region, and the same process will going on to conduct the impulse. This process of conduction of impulse takes place at a very high speed, nearly 100 meter per second, and at the final step what will happen, फाइनल पोजीशन में क्या होगा, तो यहाँ जो नर्व एंडिंग है उसके नेक्स्ट में कोई दूसरा न्यूरॉन नहीं बल्कि मसल्स होगा या कोई ग्लैंड होगा, और ये केमिकल सीधा ग्लैंड या मसल्स पर काम करेंगे और सिक्रीशन करेंगे या मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके पोजीशन चेंज कराने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और उसका कंडक्शन होता है।